मैं पुष्पांजलि बोले असम से आया हूँ। मैं जानना चाहती हूँ आध्यात्मिक कैसे बन सकती हो। आध्यात्मिक बनने के लिए किसी अलग तरीका या टिप्स है? आध्यात्मिक होने का मतलब है जानने समझने की इच्छा रखना, ठीक है। अब ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें जानने समझने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को जानने समझने में ज़्यादा इच्छा दिखाने लगते हैं जिनको जान समझ के भी हमें कुछ मिल नहीं जाना है, या कुछ मिलना भी है तो छोटा मोटा। तो ईमानदारी से वो जानने की कोशिश करना जिसे जानने से जीवन पर फर्क पड़ेगा, इसे अध्यात्म कहते हैं। ईमानदारी माने केंद्रीय शब्द है इसमें, ईमानदारी सच्चाई से। मैं बार बार बहुत उत्सुकता दिखाऊं कि ये तौलिया क्या है, तौलिया क्या है, ये तौलिया क्या है, तो मुझे पता तो चल ही जाएगा तौलिया क्या है। प्रयोग करूंगा, पढ़ूंगा किस मशीन से बनता है, इसमें ये जो यूज़ हो रहा है यार्न कहाँ से आता है, ये फाइबर क्या है, ये जितना कुछ भी इसके बारे में जाना जा सकता है वो जान तो जाऊंगा ही। मान लो ये सब जानने में मैंने लगा दिए 2 साल, उससे मुझे लाभ क्या हो गया? मैं नहीं कह रहा कोई लाभ नहीं हुआ, पर कितना लाभ हो गया? और दूसरी ओर वो जिज्ञासाएं हैं जो जीवन के केंद्र में होती हैं, ठीक है। उन पर ध्यान केंद्रित करना होता है, उनके बारे में बार बार आग्रह से पूछना पड़ता है, समझने की कोशिश करनी पड़ती है। ऐसे समझ लो, कोई बहुत परेशान चल रहा है, मान लो इतने सारे लोग होते हैं जो कहते हैं वो डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह के मरीज़ हैं, इतने लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। उन लोगों की ज़िंदगी में वजहें क्या होती हैं? क्या ये वजह होती हैं कि उनको इस तौलिया का कुछ नहीं पता था? क्या ये वजह होती हैं कि उनको ये रिकॉर्डर वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी? वो किन प्रश्नों से जूझ रहे थे बताओ तो। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके सामने क्या मुद्दा होता है? ये मुद्दा तो नहीं होता होगा ना कि उसको ये नहीं पता कि उसका मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है, या ये मुद्दा होता है? कोई इसलिए डिप्रेशन में आता है कि उसे अपने मोबाइल फ़ोन का कुछ पता नहीं? ऐसा तो नहीं होता होगा। कोई इसलिए भी डिप्रेशन में नहीं आता होगा कि उसे ये नहीं पता कि उसकी किडनी कैसे काम करती है। तो फिर क्या जानना जरूरी है? हमारी सारी जिंदगी, हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था तो हमें यही बताने में गुजर जाती है ना कि फोन कैसे काम करता है और किडनी कैसे काम करती है और संविधान कैसे काम करता है। आपको किन बातों की शिक्षा मिलती है? फोन कैसे काम करता है, समाज संविधान कैसे काम करता है और किडनी कैसे काम करती है, ये सब बातें हमें शिक्षा मिलती है ना। यही 3 बातें मिलती हैं शिक्षा में। लेकिन जो लोग जूझ रहे हैं, जीवन में कष्ट पा रहे हैं, उनके सामने ये सब सवाल तो है ही नहीं। आप किसी भी परेशान आदमी से पूछ लो, वो इन सब चीजों को लेकर परेशान होगा ही नहीं। उसके सामने सवाल दूसरे होते हैं। उसके सामने सवाल क्या होते हैं? उसके सामने सवाल होते हैं रिश्तों के, उसके सामने सवाल होते हैं पहचान के, आइडेंटिटी के, उसके सामने सवाल होते हैं गुस्से के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मोह के। और ये सब बातें हमें पढ़ाई नहीं जाती है ना स्कूल में ना कॉलेज में, ठीक है ना। स्कूल में कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? फिर से दोहराएंगे, फोन कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है और संविधान कैसे काम करता है। लेकिन ये मुद्दे जीवन के केंद्रीय मुद्दे हैं ही नहीं। जीवन के केंद्रीय मुद्दे बिल्कुल दूसरे हैं, एकदम ही अलग है। एक वैज्ञानिक है जो डिप्रेशन में इसलिए चला गया है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। कोई जो वैज्ञानिक है ये दुनिया का शीर्ष वैज्ञानिक है, पर कोई वैज्ञानिक डिप्रेशन में इसलिए नहीं जाता कि उसके प्रयोग सफल नहीं हो रहे। लेकिन न जाने कितने वैज्ञानिक जेलों में हैं क्योंकि उन्होंने ईर्ष्या में आकर के किसी की हत्या कर दी है। तो ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या होता है वैज्ञानिक तक के लिए? ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या है, विज्ञान या उसका अपना मन? बोलो। एक वैज्ञानिक तक के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा विज्ञान नहीं है, उसका मन ज्यादा बड़ा मुद्दा है। तुम किसी वैज्ञानिक को क्रोध में देखो, बहुत गुस्से में है, तो संभावना कम होगी कि वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसका कोई प्रयोग असफल हो गया। ज्यादा संभावना ये होगी कि वो गुस्से में इसलिए है क्योंकि कहीं पर उसको किसी चीज का श्रेय मिलने वाला था, कोई पेपर है, कोई पुरस्कार है, वो श्रेय किसी और को मिल गया।
उसका बेटा बिना उसकी अनुमति के कोई काम कर रहा है, उसकी पत्नी उससे लड़ रही है, वो इन बातों में तुम्हें ग्रोथ में नजर आएगा। तो एक वैज्ञानिक के जीवन में भी जो केंद्रीय बातें वो दूसरी हैं ना, वो मन से संबंधित है। इन बातों पर ध्यान देने का नाम, इन बातों से संबंधित ईमानदार सवाल पूछने का नाम अध्यात्म है। जिंदगी चीज क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, करने वाला कौन है और क्यों करे जाता है वो रोज रोज, क्या मिल रहा है उसको, क्या पाने की उसकी उम्मीद है। इन सवालों में गहरे प्रवेश करने का नाम अध्यात्म है। बात समझ रहे हैं आप? नमस्कार आचार्य जी। अभी आपने कहा कि अध्यात्म का मतलब है कि हम जिंदगी के जो मेन पहलू जो मन से रिलेटेड हैं उनमें गहरा उतरें, परंतु हम लोग जब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं सुबह से शाम तक, हम अपनी जो रूटीन लाइफ है उसी में हम इतना उलझ जाते हैं, उन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते कि वो ज़िंदगी के जो मुद्दे हैं हमें परेशान कर रहे हैं। हम बस सुबह से शाम तक जो हमारा रूटीन है, सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर के काम निपटाना, फिर वापस आना, तो उसी सब से हम इतना थक जाते हैं, इतना सब परेशान हो जाते हैं, तो हम फिर वो हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन और झुंझलाहट पैदा कर देता है। तो उस सिचुएशन से हम कैसे डील करें? अगर फ्रस्ट्रेशन और झुंझलाहट पैदा हो रही है तो आपको थमना पड़ेगा ना। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आप गाड़ी में इसीलिए बैठे हैं ना कि आप मंजिल पे पहुंच पाएं, ठीक है, और आपकी गाड़ी आवाज़ कर रही है, धुआं मार रही है, और जो पावर जनरेट करती है वो भी लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि इंजन काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनल होता जा रहा है। आप अब पूरी जान भी लगा रहे हैं, पूरा उसको आपने रेव कर दिया, आरपीएम हो गया है 3500, तो अधिक से अधिक आपको स्पीड दे रहा है 20 की 30 की, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि पहुंचना तो है ही, यही तो रूटीन है, तो जैसे भी चल रही है गाड़ी इसको चलाए चलो, या आप कहेंगे कि इस गति पर और इस तरीके से और इस शोर और इस धुएं के साथ बढ़ने से अच्छा है गाड़ी को रोक दो, नीचे उतरो, सवाल करो, जांच पड़ताल करो, बोनट खोलो, इंजीनियर बुलाओ। बोलो क्या करोगे? गाड़ी पर बैठे हो और गाड़ी पर इसीलिए बैठे हो, बस समझ में आती है बात, क्योंकि इसी मंजिल पर पहुंचना है, पर आपकी गाड़ी जिस तरीके से चल रही है वो मंजिल पर पहुंचने ही नहीं वाली, आपको दिख रहा है ये इंजन सीज हो जाएगा थोड़ी देर में, वो कहीं पहुंचने लायक ही नहीं बचेगी गाड़ी। अब ऐसे में गाड़ी को ठेले जाना है या रोक ही देना है? पर लग सकता है कि चल तो रही है ना, एक समय था जब 100 पे चला करती थी, एक समय था 80 पे चलती थी, अब 30 पर चल रही है, पर चल तो रही है ना, चलो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मंजिल की ओर। तो आदमी को ऐसा लालच हो जाता है कि चलने दो, चलने नहीं दो, डैशबोर्ड को ध्यान से देखो, जिंदगी के डैशबोर्ड को। सारी सुइयां अब लाल की तरफ जा रही हैं, रेड की तरफ, ये गाड़ी मंजिल पर पहुंचने से रही। क्या करें? चलाए जाएं या रोक दें? रोक दें, थमना चाहिए, थम के उतरना होगा, बात को समझना होगा। इस सब में तो बहुत समय लगता है, मतलब ऐसे हम लोग जल्दी में होते हैं और इसमें समय की वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। 10 घंटे तक 30 की गति से अगर आप चल भी लिए, मान लीजिए 30 भी आपने किसी तरीके से रख ली यथावत कि 30 की गति है और गिरने नहीं देंगे, तो 10 घंटे में 30 की गति से चल भी लिए तो कितनी दूर पहुंचोगे? कितनी दूर पहुंचोगे? 300 किलोमीटर। तुम उतर जाओ, लगने दो बहुत समय, तुम 4 घंटे लगने दो गाड़ी की मुरम्मत में, तुम 4 घंटे लगने दो, बाकी 6 घंटे में तुम जानते हो ना गाड़ी की गति कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 80 भी हो सकती है। 6 घंटे में 80 की गति से चलोगे तो कितनी देर तक पहुंचोगे? कितना? 480। और 10 घंटे वो उसको ठेले की तरह ठेलते भी रहते तो 300 किलोमीटर ही पहुंचते। और यकीन जानिए
30 की गति भी आप बरकरार नहीं रख पाएंगे 10 घंटे तक। वो 30 की गति से भी नहीं चलने की है, वो बिल्कुल ही उसमें आग लग जानी है इंजन में, जैसे चल रही है गाड़ी जिंदगी की। इससे अच्छा रुक जाओ। 4 घंटे भी रुकना पड़ा, 5 घंटे भी रुकना पड़ा, 6 घंटे भी रुकना पड़ा तो रुके रहो। आपकी गाड़ी की जो संभावना है गति लेने की वो बहुत ऊंची है। और अभी एक बात और समझिएगा, बात सिर्फ गति की नहीं है, आपकी गाड़ी गलत दिशा में रही है तो जो 300 किलोमीटर तुम चल भी रहे हो ये दिशा भी गलत है। ये तो एक बात है कि दूरी कम तय करोगे, वो दिशा भी गलत है जिस तरफ को भागे जा रहे हो। तो थम जाओ ना। थमने का मतलब ये नहीं होता कि अब कहीं को जाएंगे ही नहीं। थमने का मतलब होता है अब सही तरीके से जाएंगे और सही दिशा में जाएंगे। सही तरीके से मतलब गाड़ी ठीक होगी और सही दिशा होगी, माने मंजिल स्पष्ट होगी, उधर को बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी कि जैसे कहते हैं ना कबीर साहब, गहरी नदियां नाव पुरानी जर्जर खेवन हार। नदी गहरी है, नाव पुरानी है, नाव भी पुरानी है और जो उसको खेने वाला है वो जर्जर है। तुम कहां पार पहुंचोगे? थम जाओ। अध्यात्म का मतलब है थम जाना, थम के समझना, देखना। ऐसे थोड़ी कि नशे में किधर को भी ढुलकते चले जा रहे हो और सोच रहे हो कि हम यात्रा कर रहे हैं। एक शराबी है, वो पी करके यूं ही बहका बहका इधर उधर गिरता पड़ता भिड़ता कहीं को चला जा रहा है। तुम क्या कहोगे? ये जीवन यात्रा कर रहा है? तुम क्या कहोगे? तीर्थ यात्रा कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो कोई यात्रा नहीं कर रहा, वो ढुलक रहा है, वो लुढ़क रहा है। हमारी जिंदगी ऐसी ही होती है। नशे में हम किधर को भी ऐसे है। और कोई पूछे क्या चल रहा है तो कहते हैं हम ये रूटीन लाइफ है ना, बिजी है, हम अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हैं। क्या रूटीन लाइफ है? इसमें क्या व्यस्त हो? इसमें ऐसा मूल्यवान है क्या जिसको तुम स्थगित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते? ये रूटीन लाइफ का मतलब क्या होता है? सुबह पराठे बनाने, बोलो ये रूटीन लाइफ माने क्या होता है? बिस्तर की चादर बदलनी है, कपड़े धोने हैं, शाम को 3 घंटा टीवी पर बकवास सुननी है, ये रूटीन लाइफ है। ये बदली नहीं जा सकती है ना। हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, रूटीन लाइफ बदल कैसे दें? थोड़ा पास जाके पूछिए ना, रूटीन लाइफ माने बिल्कुल क्या? एक बार लिखिए अपने 24 घंटे की, ये मेरे 24 घंटे ऐसे जाते हैं, और फिर अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे फक्र है कि मेरे 24 घंटे ऐसे जाते हैं? हम रूटीन लाइफ शब्द का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे न जाने कितनी दिव्य अलौकिक बात हो। सत्य होता है ना, अपरिवर्तनीय, बदला नहीं जा सकता। वैसे ही हम कहते हैं रूटीन लाइफ बदली नहीं जा सकती। झाड़ू करना ही करना है, कितनी अलौकिक बात है, बदली नहीं जा सकती ये बात। बहुत छोटी सी चीज है हम जिसको कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी, बहुत छोटी चीज है, खुद ही बदलती भी रहती है। आज आपकी ये रूटीन लाइफ वैसी है जैसी आज से 20 साल पहले थी, ऐसी है क्या? तो खुद ही बदल जानी है। वो समय लगा करके बदले, समय बर्बाद करके बदले, इससे पहले आप खुद ही उसे बदल डालिए ना। बदलेगी तो स्वयं ही, पर आपका समय खूब खराब कर देगी, फिर बदलेगी। आप क्यों इंतजार करोगे अपने समय के खराब होने का? आप कह दो अभी बदल देते हैं। इस रूटीन लाइफ में कुछ नहीं रखा है कि रात को चने भिगो के रखे हैं, कि कल चना कुलचा बनना है सुबह, और पूरी चेतना पूरा ध्यान इसमें है कि चने भिगोने हैं। नहीं तो सुबह बढ़िया कुलचे और भटूरे कैसे निकलेंगे? लोग कहते हैं ना उसके साथ बढ़िया छोले होने चाहिए, चने होने चाहिए। ये रूटीन लाइफ है।
जिन बातों में समय जाता है, सबसे मेरा आग्रह है, हर बात को सामने ऐसे मत रखिए कि जैसे वो बिल्कुल अस्पर्श्य सत्य है कि इसको तो छुआ ही नहीं जा सकता, इसमें किसी तरह कोई बदलाव, कोई मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता। अपने आप से पूछिए, ये चीज़ नहीं भी हो ज़िंदगी में तो मेरा चला क्या जाएगा? ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो क्या चला जाएगा? कपड़े धोने में इतना समय लगाते हैं, उसका आधा समय लगाएंगे, क्या चला जाए? कपड़े थोड़े गंदे रह जाएंगे, रह जाए। जीवन गंदगी में बीत रहा है, मन गंदा है, उससे तो बेहतर है ना कपड़े थोड़े गंदे रह जाएं। अगर कपड़े ही बहुत समय खा रहे हो जीवन का, तो थोड़ा गंदा रह जाने दो कपड़ों को, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। ये शरीर है, बहुत समय ले रहा है। गिनिए कि पूरे हफ्ते में शरीर पर कितना समय दे देते हैं। कुछ कम समय दे लीजिए और सही समय दे लीजिए। शरीर को चमकाने में जो समय देते हैं, उससे ज्यादा समय शरीर के स्वास्थ्य पर दे लीजिए। चमकाने में बहुत समय लगता है, स्वास्थ्य में कम समय में काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको दौड़ना है तो 20 मिनट से ज़्यादा तो आप वैसे भी नहीं दौड़ सकते, लेकिन ब्यूटी पार्लर में 4 घंटे लगा सकते हैं। तो ब्यूटी पार्लर में 4 घंटे कट करो, 20 मिनट दौड़ लो। दौड़ने का 4 घंटे का काम वैसे ही नहीं होगा, 4 घंटे कौन दौड़ सकता है? लेकिन इस 20 मिनट में आपको उस 4 घंटे से ज़्यादा मूल्य, ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो हम ऐसे लेते हैं तो सीक्रेट ब्रोमाइड्स हैं, ये बदल कैसे सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते? सब बदल सकता है।